अस्सलामुअलैकुम, गुड अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला हेर। क्या हाल है? हाल ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि माशाल्लाह आजकल बड़े एक्टिव हुई हुई हैं हमारी मुख्तलिफ इदारे, और जो जर्नलिस्ट या फिर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं, इत्तलात हैं कि उनके खिलाफ कुछ ना कुछ होगा। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ सियासतदान और कुछ बड़ी मशहूर शख्सियात भी इतनी ज़ुबानी बातें कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, और बंदा पढ़ के पहले हैरान रह जाता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। ये बहुत अच्छी बात की कि आपने इसका जिक्र कर दिया। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोगों को करते हैं ना, एम्प्लोर करते हैं कि प्लीज़ सोशल मीडिया को एक क्लीन स्पेस रखें एंड एवरीबडी कैन हैव अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट या फिर डिबेट या फिर दे कैन शेयर देयर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। उसी में जो हम अपने जिनको बड़े मानते हैं, जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं, लीडर्स हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, इलेक्टेड भी हैं, वो इस किस्म की घटिया गंदी डबल मीनिंग ट्वीट्स करें तो देन यू आर लीविंग द ओपनिंग फॉर द पब्लिक टू से थिंग्स बैक। खैर वो तो बात छोड़ें, एक और मसला जो हमने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लें। जनाब, हमें लिटरली वी वर बम्बार्डेड विद मैसेजेस। इतने मैसेजेस हैं कि मेरा जो इनबॉक्स था ना इंस्टाग्राम और दीगर जगहों का, वो ओवरफ्लो हो गया। उन्होंने कहा मजीद स्टूडेंट्स के बहुत मैसेजेस आए, और फिर हमने मामले की तहकीक की। अब अपेरेंटली ओ और ए लेवल के तलबा ये चाहते हैं कि उनके जो अक्टूबर नवंबर में, इनफैक्ट नवंबर में जो पेपर स्केड्यूल्ड हैं वो ना हो, और या तो उनको उसी तरह से ग्रेड कर दिया जाए जिस तरह से इससे पहले वाले बैच को, मई जून वाले बैच को किया गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि जी 7 महीने हो गए, हमने क्लासेस नहीं लिए हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं हुए हैं। लेकिन हमने इस बारे में जब कैम्ब्रिज से तस्दीक की तो जनाब उन्होंने तो साफ कह दिया है कि यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो ये आप अपनी सवाबदीद के तहत छोड़ सकते हैं, और मई जून में फिर यही एग्जाम्स दे सकते हैं। लेकिन फिर तो आपका साल वो वेस्ट हो जाएगा ना। लेकिन बर्डन ज़्यादा होगा फिर। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों बड़ा मुश्किल साल गुजरा, बहुत ही मुश्किल था एंड एवरीथिंग, लेकिन कर लो, इसको गुजार लो। बड़ी आसानियाँ डिस्पाइट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो कि पूरी दुनिया फेस कर ही रही थी, आप लोगों के लिए भी जितना हो सकता था वो किया। तो अब जस्ट गिव दीज एग्जाम, स्टडी इट, मतलब आगे और क्योंकि अब देखें यूनिवर्सिटीज के भी दाखिले हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं इसमें, आप सबके साथ ही हैं। ऑल्दो नेपाल वगैरह में पेपर्स जो हैं वो कैंसिल किए गए हैं, वो उसकी एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ अब तक का तो यही फैसला है कैम्ब्रिज का, पाकिस्तान में जो चैप्टर है कि एग्जाम्स होंगे और ए लेवल के जो कि स्केड्यूल्ड हैं इन नवंबर। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, कर लो, और अगर नहीं कर सकते तो फिर यू विल लूज अ ईयर, और फिर अगले साल ज़्यादा प्रेशर के साथ करना पड़ेगा। इसलिए जस्ट गेट इट आउट ऑफ द सिस्टम, आई वुड से। मुश्किल साल गुजरा है, थोड़ी सी और मुश्किल, एंड देन इट विल बी ओवर। जिस तरह हम कभी कभी किया करते थे ना कि अगर नहीं सिलेबस पढ़ा तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए जिनका पेपर में आने का ज्यादा इम्कान है। हाँ, लेकिन और ए लेवल्स की बात हो रही है, उसमें इस किस्म की शायद चीज़ें होती ही नहीं है। बट एनीवे, ये हम आपको अपनी एडवाइस दे रहे हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स व्हाटएवर यू वांट टू डू। आज फ्राइडे है और आपको पता है व्हेन वी आर एंडिंग द वीक तो बहुत सी और बातें भी होती हैं, और हम बहुत देर से और अपनी गप्पें लगा रहे हैं। So there is going to be some music as well in today's show. लेकिन सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान शहरी हुकूमत के लिए मजीद इख्तियारात मांग रही है, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं कि 4 साल तक जो इख्तियारात हासिल थे उसमें क्या किया। ये तो हमारा भी सवाल है कि आप सब जो देख रहे हैं उनका भी यही सवाल है। इसमें कोई सिनिकल किस्म की बात नहीं हो रही है। एक्चुअल ये सवाल है कि हुआ क्या। तो MQM ने कल कराची के हकूक के लिए कराची मार्च किया और आयशा मंजिल से मज़ार कायद तक रैली निकाली। गलत मरदमशुमारी, मुलाजमतों में कोटा सिस्टम, जाली डोमिसाइल पर भर्तियां, कराची पैकेज पर अमल ना होने समेत कई मामलात पर बात की। शहरी सिंध सूबा या जुनूबी सिंध सूबा या मतरूका सिंध सूबा, सूबा तो बनना है, नाम तुम तय कर लेना, जुग्राफिया हम तय करेंगे। तो ये कहते हैं कि सिंध धरती हमारी माँ है और इसकी तकसीम नहीं होने देंगे, लाशें गिर जाएंगी कश्मीर तक। हम कहते हैं गिराओ, जितनी लाशें गिरानी है सूबा लेकर रहेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देने से मुताल्लिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने MQM की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठाए थे। चीफ जस्टिस का यह कहना था कि 4 साल से मकामी हुकूमत आपकी थी, आपने किया क्या? लोग बारिशों में मरते रहे,
KMC के 20,000 मुलाजमीन कहीं नजर नहीं आए। अवाम भी उन्हें ढूंढते रहे। बाय द वे, चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि इख्तियारात के साथ तो जिम्मेदारी भी लेना सीखें, वरना मजीद इख्तियारात का मुतालबा ना करें। इसी पे हम बात कर लेते हैं। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह और वो काफी बार ये बात करते रहे हैं कि इख्तियारात ही नहीं है तो किया क्या जाए, और हम काफी मरतबा उनसे कहते रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते, कुर्सी पे बैठने की क्या जरूरत है। एनीवे जी, वसीम अख्तर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। MQM पाकिस्तान कराची की नुमाइंदगी की दावेदार भी है और पिछले 4 साल शहरी हुकूमत भी आपके पास ही रही है, तो आपकी हमेशा शिकायत रही है कि इख्तियारात नहीं, लेकिन वो इदारे जो आपके मातहत थे कभी काम करते नजर भी नहीं आए। तो आजकल काम कर रहे हैं ऑब्वियसली, फिर मसला इख्तियारात का था या क़यादत का था, अब आप इस पोजीशन में है परहैप्स कि हम जरा बेहतर एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, मसला इख्तियारात का ही है। पूरा पाकिस्तान इस बात की गवाही दे रहा है। आज मेरी टेन्योर खत्म होने के बाद आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान 3 नाले साफ करने आ गया है कराची, और बारहा ये मीडिया के थ्रू भी से भी ये सबके सामने है कि जो फंक्शंस KMC को मिले हैं उससे आप डायरेक्टली कराची की आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जो असल इदारे हैं, महकमे हैं, लाइक वाटर बोर्ड, लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, लाइक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मास्टर प्लान, ट्रांसपोर्ट, ये सब सिंध गवर्नमेंट के पास है, KMC के पास नहीं है। KMC के पास तो सैनिटरी वर्कर्स भी नहीं है। सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं। KMC का फंक्शन ही नहीं रहा सैनिटरी वर्कर्स का। तो जब ये हालात हों तो कैसे डिलीवर किया जा सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक इख्तियारात एंड वसाइल जो टैक्स यहाँ जमा होता है वो कराची पे खर्च नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट टैक्स लेके अपने पास रखती है, अपनी मर्जी से खर्च करती है। KMC का कहीं अमल दखल नहीं है। KMC को सिर्फ तनख्वाह के पैसे दिए जाते हैं और वो तनख्वाह में चले जाते हैं। थोड़ी सी रकम जो है वो ADP में दी जाती है, जो कि ना होने के बराबर है। कराची बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ की आबादी है, 2 पोर्ट्स हैं, तो ये इख्तियारात भी और वसूल भी वहाँ से नहीं दिए जाते KMC को। इसीलिए इन इख्तियारात को लेने के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई हुई है, इसकी हेयरिंग हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा वसीम साहब कि अब अदालत जब ये पूछती है कि KMC के अरबों रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन नहीं नजर आए सारा साल, कोई बात नहीं, बारिशों के दिनों में तो सड़कों पर नजर आ जाते, तब भी नजर नहीं आए, तो वकला इस बात का दिफा नहीं कर सके। आपके पास कोई वजाहत है इस बात की? बिल्कुल वजाहत है। देखें, मैंने पिटीशन ही ये लगाई थी जो सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी हेयरिंग हुई, कि वो इख्तियारात तो दिए जाएं। सैनिटरी वर्कर मेरे पास है ही नहीं, KMC का फंक्शन ही नहीं है, तो मुझसे वो सवाल किया कैसे जाएगा कि सड़कों पे बारिशों में सैनिटरी वर्कर नजर नहीं आए। ये तो सिंध गवर्नमेंट से सवाल बनता है, क्योंकि वो फंक्शन KMC का छोड़ा ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट ने। ये सारे सैनिटरी वर्कर जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं, तो मुझसे तो सवाल ही नहीं बनता ये। अच्छा, ये भी बता दें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आवाम आपसे नाराज़ है, अदालत तो जो रिमार्क्स दे रही है उसके बाद ये गुंजाइश नहीं रहती कि MQM अपने 4 साल जो उनका दौर है, दौर हुकूमत को कामयाब तसव्वुर करे। तो लिहाजा प्लीज़ इस गलत फहमी में तो किसी को नहीं रहना चाहिए। लेकिन इस बैकग्राउंड के साथ आप बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की क्या उम्मीद रखते हैं? कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं, काम करने नहीं दिया गया। मैं नाकाम नहीं हुआ, आर्टिकल 140 आइन का वो नाकाम हुआ है, और सिंध गवर्नमेंट का बनाया हुआ 2013 का एक्ट नाकाम हुआ है। ये सिंध गवर्नमेंट के खुद अटॉर्नी जनरल ने मेरे सामने और CM साहब के सामने कहा है कि इस SLGO के वजह से कोई भी काम नहीं हो सकता। SLGA के अंदर इतनी अथॉरिटी पावर्स दिए ही नहीं गए कि कोई आवाम की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। चलें, शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब। लेकिन वी ऑल जस्ट वंडर एट टाइम्स कि कोई तो काम होता होगा जिसका इख्तियार आप लोगों के पास अखलाकन ही छोड़ दिया गया हो, या फिर एटलीस्ट के बाद में सारी हमारे टेन्योर का पोस्टमार्टम तो होना ही होना है, तो कुछ तो छोड़े, कोई तो काम होता होगा। जो हुआ सड़कें नहीं बना सकते थे, अंडरपासेस नहीं बना सकते थे, पुल नहीं बना सकते थे, इनको साफ तो रख सकते थे। मे बी अगर वो भी नहीं कर सकते थे तो आप कह रहे हैं सैनिटरी वर्कर्स का काम भी नहीं कर सकते थे,
तो फिर तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और अब भी तो कोई काम थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा है, मतलब कुछ बजट तो होगा ना, कि कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सो व्हाट वी सॉ इन योर टेन्योर वाज ओनली पॉइंटिंग आउट कि क्या चीज़ें नहीं काम करती हैं एंड व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। सो वी केप्ट हियरिंग दैट फॉर 4 years, लेकिन उसके अलावा कुछ खास हुआ नहीं। आपको पता है मुल्क भर में मुल्कीर पोलियो मुहिम चल रही है। आप भी अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाएं। अगर टीम आप तक पहुंच रही है, अगर नहीं पहुंच रही तो अपने करीबी मरकज़ सेहत से जाके अपने बच्चों को खतरे पिलाएं। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तान में लोग जनरली जो कि पोलियो वर्कर्स को अटैक कर रहे हैं, जो कि हम अभी आपको पूरी खबर देते हैं, इतने गुस्से में क्यों है? व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल कि जहां पोलियो वर्कर्स को देखा बेचारी कोई रिक्शे में बैठी हुई है, कहीं वॉक करके जा रहे हैं, तो जाओ उनको मारना शुरू कर दें। हुआ क्या है? इतना पर्सनल क्यों लोगों ने लेना शुरू कर दिया? लेकिन एट द सेम टाइम फिर भी ये कुछ वाकयात हैं, लेकिन फिर आज भी तो हमारे पास कोई 5 वाकयात फिर भी हमारे ये जो कारकुनान हैं, ये जो पोलियो टीम्स हैं, ये तनदही के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें एक माँ और उनका बेटा दोनों, उन्हें शाम के औकात की तस्वीर लगाई हुई थी और कहा था कि आज बहुत लंबा और तवील और थका देने वाला दिन गुजरा। क्योंकि मतलब सच बताऊं तो मैं सच बताऊं, मैंने जब वो तस्वीर देखी थी ट्विटर पे तो मेरे ना आंखों में आंसू आ गए थे कि यहाँ ये लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो समझते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, और फिर ये जिस घर पहुँचते हैं इतनी स्ट्रगल के बाद तो वहाँ से गालियाँ पड़ रही हूँ। दिस इज सो अनफेयर। एनीवे, पाकिस्तान को की पोलियो के साथ और इस मरज़ के खिलाफ मुहिम चलाने वाले लोग ही महफूज नहीं हैं। एक्चुअली जो पोलियो टीम्स, दिस पिक्चर वी लाइक टू शो इट अगेन एंड अगेन। ये पिछले साल की है या फिर अर्लियर दिस ईयर, जब ये पोलियो वर्कर्स बर्फ में से अपनी जगह बनाते हुए जा रहे थे। वज़ीर आज़म ने बुलाया था, उनसे खुसूसी मुलाकात की थी, और यकीनन हम दोबारा इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये लोग कितनी मुश्किल जगहों पे काम करते हैं। अच्छा जी, पिछले 3 दिनों में पोलियो टीमों पर हमलों के कई वाकयात हो चुके हैं और इस सिलसिले को हर सूरत रोकना होगा। बहावलपुर मोहम्मदिया कॉलोनी में खातून ने पोलियो वर्कर्स टीम पर हमला किया सोचें, और वैक्सीन बॉक्स भी तोड़ दिया। पोलियो वर्कर्स ने इस हरकत के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज भी किया। बहावलपुर ही के इलाके खैरपुर टामीवाल में 2 अफराद ने पोलियो टीम से बदतमीजी की और धमकियां दी। भाई क्यों? तुम लोग के बच्चे बचाने आ रहे हैं तो तुम लोग ऊपर से उन्हें भगा दो। दोनों अफराद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद के इलाके समुंदरी में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने वाली टीम के खिलाफ मुजाहमत की गई, जिस पर 4 खवातीन समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आई एम सॉरी, जो भी दूर दराज इलाके हैं, खवातीन से खासतौर में कहूँगी, वैसे तो आपको नॉलेज होती नहीं है, नो हाउ होती नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पे जो कि घर के आई एम श्योर मर्द कर रहे होंगे, तो आप जी अटैक करना शुरू कर दो। क्यों? फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्यों आ रहे हैं। नहीं, अंडरस्टैंडिंग तो करनी नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज फॉर ईयर्स दिस हैज बीन हैपनिंग और पोलियो बढ़ता चला जा रहा है मुल्क में। 2 रोज़ पहले एक्चुअली रावलपिंडी में रक्षा ड्राइवर ने खातून पोलियो वर्कर पर तशद्दुद किया था। मुलजिम के खिलाफ खातून पोलियो वर्कर को हरासा करने पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया। ये सूरत हाल है, तो हम यहाँ आपसे गुजारिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ये ना करें। ये आपके मुस्तकबिल के, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर लें। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन साहिबा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। पहले तो इस मुहिम के टारगेट से मुताल्लिक बताएं कि कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ है इस मरतबा, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े कोविड-19 की वजह से भी बड़ा मुतासर हुआ सिलसिला, और अब तक प्लान के मुताबिक ही हो रहा है सब कुछ। जी बिल्कुल, ये इस वक्त एक नेशन वाइड कैंपेन है जो 21 सितंबर को शुरू हुई थी और ये पूरे पाकिस्तान में कल तक जारी रहेगी। मगर वो जो कोर रिजर्वॉयर्स हैं, यानी जहाँ पे हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ पर ये जो है ये अभी 2 दिन और चलेगी, संडे तक चलेगी। और वो कोर रिजर्वॉयर्स कराची ब्लॉक है, कोयटा ब्लॉक है और खैबर पेशावर का ब्लॉक है। वहाँ पर ये कैंपेन जो है ये इतवार के दिन तक चलेगी। इस वक्त 2,75,000 पोलियो वर्कर्स जो हैं वो दरवाजे पे जाके बच्चों को पिला रहे हैं कतरे, और 40 मिलियन बच्चे अंडर 5 इयर्स के जो हैं वो हमारा टारगेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 दिनों में हम लोगों ने 32.4 मिलियन यानी तकरीबन 86% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला ये बाकी जो थोड़ा सा रह गया है, ये कोई 7-8 मिलियन, ये भी इंशाल्लाह संडे तक ये भी सब कवर हो जाएगा। ये तो शुक्र है कि आपने अच्छी खबर दी है, क्योंकि अदरवाइज जो हम देख रहे हैं पोलियो वर्कर्स के साथ क्या होता है नौशीन साहिबा, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पोलियो टीमों पर हमलों हरासा करने की खबरें भी हैं और पोलियो वैक्सीनेशन से इनकार करने वालों की भी खबरें आ रही हैं। तो ये एक नया मसला तो वैसे नहीं है, पुराना मसला है। तो क्या इस बार इसके मुकाबले के लिए तैयारी है या नहीं?
जी बिल्कुल, इसके लिए पूरी तैयारी थी। जो सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट है, जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके थ्रू ये पूरी मैनेज की जा रही है। पूरा सिक्योरिटी की जो है उसके पूरे इंतजामात मौजूद हैं। कोई बड़ा वाकया नहीं हुआ, छोटे छोटे कुछ डोर स्टेप के ऊपर जो आपको पता है रिफ्यूज़ल के वाकयात होते हैं, वहाँ पे कोई मामूली सी झड़पें सी हुई हैं, मगर कोई सीरियस सिचुएशन जो नहीं है, ऐसा कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ। और कैंपेन जो है पूरे पाकिस्तान में बहुत स्मूथली चल रही है। नौशीन साहब, अब ज़ाहिर है पोलियो से छुटकारा पाना है तो हमें एक बड़ी कामयाब मुहिम की ज़रूरत है जो अमन व अमान के इन मसाइल की नज़र ना हो। इसका हल क्या हो सकता है? समझाया जा सकता है, मस्जिद व मेंबर को शामिल किया जा सकता है, उलमा से मदद ली जा सकती है, हुकूमत का किरदार हो सकता है। आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर लोग ये रिटेलिएट कर रहे हैं या मार पीट रहे हैं तो इनके यहाँ पे थॉट प्रोसेस का कोई इशू है? डिसइंफेक्टेंट दिमाग में यूज़ करना चाहिए वैसे। देखें जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि इस एक कौमी मिशन के लिए इस वक्त वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, एक पेज के ऊपर हैं। और ये जो हमारा एक ट्रांसफॉर्म्ड पोलियो प्रोग्राम है, जिसको एक नई तरीके से जो है उसको किया जा रहा है, उसके अंदर ये तमाम जो है सूबाई और वफाकी हुकूमतें इकट्ठी हैं। इसके अंदर देखें, सिर्फ कतरे पिलाना जो है वो हमारा हदफ नहीं है, बल्कि जो हाई रिस्क यूसीज हैं वहाँ पे हमने साफ़ पीने के पानी का, हेल्थ सर्विसेज जो हैं, जो एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज हैं, मेल न्यूट्रिशन है और जो सैनिटेशन है, उन यूसीज में इस नई प्रोग्राम के तहत उन चीज़ों को भी एड्रेस किया जा रहा है ताकि वो चीज़ें जो कि पोलियो के फैलाव का सबब बनती हैं उनको भी एड्रेस करें। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इस कैंपेन में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को सपोर्ट कर रही हैं। इसको एक कौमी मिशन समझ के इसमें तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे उनका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, वो फ्रंट लाइन वर्कर्स की इंकरेजमेंट के लिए वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अपने अलाइंसेस बिल्ड कर रही है। उन्होंने पीडियाट्रिक एसोसिएशन को, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को और उसके अलावा हमारे जो उलमा हैं और जो रिलेटेड लोग हैं जो इस कैंपेन में हमारी हेल्प कर सकते हैं, उन तमाम से जो है हुकूमत जो है वो ताउन मांग भी रही है और उनको ऑन बोर्ड भी ले रही है। बहुत शुक्रिया आपका नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थी। ये मसला सिक्योरिटी फराहम करके हल नहीं हो सकता, ये मसला सिर्फ इस तरह से हल हो सकता है कि लोगों का जो गलत माइंडसेट है या अगर उनके जहन में कुछ रिजर्वेशंस हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए इलाके के अकाबरीन की मदद ली जा सकती है, इन्फ्लुएंशियल लोगों की मदद ली जा सकती है, उलमा कराम की मदद ली जा सकती है। अदरवाइज तो ये दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बट मैं ये सोच रही हूँ ये कोई नई चीज़ नहीं है कि कहीं से, इट्स नॉट लाइक कोविड जिसका पहले कभी नहीं सुना हुआ था जी, अभी आई है। अभी भी खैर लोग कोविड को भी नहीं मानते, लेकिन पोलियो तो बड़ी पुरानी चीज़ है। इफेक्टेड लोग जो हैं आपकी नज़रों के सामने आपके घरों में है, तो फिर भी बात ना मानना तो ये ढिठाई है थोड़ी सी। बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर किसी ने ठान ही लिया कि जी मैंने नहीं माननी आपकी बात, तो वो नहीं मानेंगे, आप जिस तरह भी उन्हें बता दें। अच्छा, और इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है ना कोविड में हम सबको हो गया है कि जिन्होंने नहीं मानना था कोरोना है, कि उनके साथ वाले घर में भी कोरोना से खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, तो उन्होंने इसको उसके बावजूद भी साजिश समझा और यही कहा कि नहीं उसको तो कुछ और मसला हुआ होगा और कोरोना में डाल दिया अस्पताल वालों होगा। ये इस किस्म की काफी गंद चला है। लेकिन कहने की बात ये वो लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जो कि नहीं मानते, आप अकेले बैठे, किसी की ना सुने, जस्ट थिंक, खुद सोचें। और अगर आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है कि अब मैं कैसे अपना माइंड चेंज करके कैसे लोगों को बताऊं कि जी अब तो मैं मान रही हूँ, इट्स ऑलराइट, अच्छी चीज़ को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, बट यू नीड टू टॉक टू योर ओन सेल्फ कि ये ऐसा हो रहा है। स्टैट्स देखें, ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च मार लें। आई गेस ये वो लोग हैं शायद वो ऑनलाइन भी नहीं देखते, नहीं हो सकती ना, इसलिए किसी को कोई और स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक अहम मामला, वज़ीर आज़म इमरान खान आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मज़ालिम का पर्दा चाक किया जाएगा। पिछली बार एक तकरीर ने सबको झंझोड़ डाला था, लेकिन बात अब इससे आगे जानी चाहिए। दुनिया को मसला कश्मीर के हल की तरफ आगे आना चाहिए। इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। आलमी इदारे पर जोर देंगे कि वो कश्मीर पर अपनी करारदादों पर अमल यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले भी जनरल असम्बली के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाई थी।
आपको बताएं कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोआन ने 2 रोज़ पहले जनरल असेंबली इजलास से खिताब के दौरान मसला कश्मीर इक़वाम आलम के सामने उठाया है। उन्होंने दुनिया पर वाज़े किया कि खित्ते में अमन व सलामती का इन्हिसार मसला कश्मीर के हल पर ही है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वज़ीर आज़म, क्या बात करेंगे और क्या उनको बात करनी चाहिए, ये इस पर हम ज़रा तज्जिया लेंगे। वज़ीर आज़म का ये भी बता दें आपको, खिताब जो है वो आज रात 9:45 पर होगा और उसका दौरानिया होगा कोई 30 मिनट्स, सो दैट यू नो कि यू कैन फॉलो इट एज़ वेल। अभी हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार शाहिद अमीन साहब ने। शाहिद अमीन साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान एक बार फिर मसला कश्मीर इक़वाम मुत्तहिदा के सामने रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से पहले तुर्क सदर भी इसी इजलास में कश्मीर की बात कर चुके हैं, तो आपके ख्याल में इस मौके पर वज़ीर आज़म को क्या बात करनी चाहिए, दुनिया को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारे वज़ीर आज़म ने जैसी पिछले साल तकरीर की थी, जिसकी अभी तक बहुत तारीफ़ें हैं, उसी नौइयत की ग़ालिबन वो तकरीर करेंगे, जिसमें मरकज़ी नुक्ता तो यही होगा कि हिंदुस्तान जो कश्मीर में मज़ालिम ढा रहा है और जो उसने गैर क़ानूनी बातें की हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को के बिल्कुल मनफी बातें की हैं, दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज़ की जाए। ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, जिसके लिए दुनिया में बड़ा चर्चा है, बड़ा उसके दावे हैं, लेकिन हमने देखा है कि मगरबी इदारे जो हैं इस सिलसिले में आम तौर पे खामोश रहते हैं, हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म की कोशिश होगी कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ें, ख़ास तौर पे वेस्टर्न ममालिक की तवज्जो कश्मीर के मसले की तरफ लाएँ। इसके हल के बग़ैर बर सग़ीर का अमन जो है बड़ा ख़तरे में है। अच्छा शाहिद साहब, गुज़श्ता साल भी वज़ीर आज़म की तकरीर ने दुनिया को जोड़ कर रख दिया था, दुनिया भर में उस तकरीर की तारीफ़ हुई थी, अभी भी उसको याद करते हैं, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने की कोई तैयार नहीं हुआ। अब इस बार हम कैसे यकीनी बनाएं कि दुनिया अमली तौर पर भी, प्रैक्टिकली भी तो कुछ कश्मीरियों के लिए करे, तकरीर अच्छी है उसकी तारीफ़ करें, क्या इससे आगे बात पढ़नी चाहिए? ये सही है कि दुनिया ने इस सिलसिले में बिल्कुल बेहिस्सी दिखाई है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, एक सियासी और फ़ौजी ताकत है, और ज़्यादातर ममालिक अपनी पॉलिसी जो है अपने क़ौमी मफाद के मुताबिक बनाते हैं, और वो समझते हैं कि उनके हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो ये उनके हक़ में नहीं है। तो चुनाचे उसूल एक तरफ होते हैं और आइडियलिज़म एक जगह है, और अपने जो उनके नैरो मफादात हैं उनको तरजीह दी जाती है, और इसी वजह से हिंदुस्तान को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन बहरहाल देखिए, ये प्रोसेस एक लंबी चलने वाली है, इसमें हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस मसले को बार बार उठाएं, हर सतह पे उठाएं। ये नहीं समझना चाहिए कि इसमें कोई इसका नतीजा नहीं निकलेगा। बात चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए एक बड़ी लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और मैं समझता हूँ कि माजी के मुकाबले में हिंदुस्तान पे ज़्यादा तनकीद हो रही है, ज़्यादा दबाव हो रहा है, और ये यकीनन हमारे वज़ीर आज़म ने जो इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी पिछले साल, और इस तकरीर से भी यकीनन इस प्रोसेस में इजाफ़ा होगा। इस बारे में हमें एक सब्र की पॉलिसी पे चलना होगा, अपनी तौर पे कोशिशें जारी रखनी होंगी, और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी स्टेज पर आलमी इदारों में इस सिलसिले में कोई ना कोई तहरीक होगी कि इस मसले का हल निकाला जाए। बिल्कुल शाहिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान से एक उम्मीद ये भी है कि वो कश्मीरियों के मसाइल बताने के साथ साथ कोई ऐसी तजवीज़ भी पेश करेंगे जो कि इन मसाइल के हल की तरफ भी ले जाए, तो ऐसा रास्ता क्या हो सकता है? अब देखिए, यूनाइटेड नेशन जो है जिसकी ये 75वीं सालगिरह है, उसको बनाया ही इस मकसद से गया था कि दुनिया में जहाँ कहीं पे कोई सियासी तनाव है या जंग का ख़तरा है, उसको दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है कोई फ़ाल कार्रवाई अदा करे। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि कश्मीर का मसला ऐसा है जिसकी वजह से यहाँ का अमन जो है बड़े ख़तरे में है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई तनाव होता है या क्लैश होता है तो इसके मुज़र असरात न सिर्फ इस इलाके में होंगे बल्कि सारी दुनिया के लिए होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे मसले को फ़ौरी तौर पर उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। इसके अलावा भी दीगर मसाइल हैं, जिसमें फ़लस्तीन का मसला है और दीगर मसले हैं, उन पर भी अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी तवज्जो देनी चाहिए, और जो अपनी करारदादें हैं उनके ऊपर अमल कराना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बड़े मुल्कों का एक बड़ा रोल बनता है, अमेरिका का एक रोल बनता है, रूस का रोल बनता है। इन मुल्कों पे भी हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि
उनको समझाया जाए कि अगर आपने इस मसले से पे नज़रअंदाजी की तो इसके लॉन्ग टर्म जो हैं बड़े बुरे नताइज निकलेंगे जो आपके अपने लिए ख़तरे में होंगे। तो अगर ये वाली पॉलिसी पे हम कायम रहें तो जैसे तुर्की ने हमारी इस सिलसिले में बड़ी अच्छी मदद की है और आवाज़ उठाई है, ऐसी दुनिया की और अक़वाम भी जो हैं वक्त के साथ आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला करीब के करीब तर आ जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का शाहिद अमीन साहब। साथ ही आप लोगों को बता दें कि 9:45 पौने 10 रात को प्राइम मिनिस्टर जो है यूएन से खिताब करेंगे। 30 मिनट्स का ये पूरा खिताब होगा। यू कैन वॉच ऑनलाइन ही होगा ये खिताब और आप ऑनलाइन ही इसे देख भी सकेंगे। आई एम श्योर कि टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। And Pakistan lost one of its friends yesterday. साबिक ऑस्ट्रेलियावी बैट्समैन डीन जोन्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। डीन जोन्स पीएसएल में कराची किंग्स के कोच थे और डीन जोन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी उसके बाद मुंसलिक रहे। डीन जोन्स क्रिकेट कमेंट्री के सिलसिले में मुंबई में मौजूद थे जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। और डीन जोन्स के कमेंटेटर साथी ब्रेट ली ने CPR तरीके से डीन जोन्स को बचाने की कोशिश भी की लेकिन वो जानवर ना हो सके। कल अगर आप देखते तो देयर वाज एन आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ एंड इमोशन ऑन सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे हमारे बहुत बड़े बड़े नाम क्रिकेटर्स के, एनीबडी हु इज़ इन लव विद द स्पोर्ट, उनके कमेंट्स थे, बहुत ताज़ियत के कमेंट्स थे और एक शॉकर भी था बिकॉज बड़े रिसेंटली ये पाकिस्तान आए हुए थे। बहुत लोगों की इनसे मुलाकात डायरी आप देख रहे हैं ना, इसका भी बड़ा तस्करा रहता था। फिर बड़े प्रोएक्टिव हमें अपनी टीम के साथ ये इनका लगाव भी बड़ा नजर आता था, इनकी मेहनत भी बड़ी नजर आती थी और बड़ा इन्होंने पाकिस्तान में PSL को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार एक्चुअली अदा किया। और बहुत से हमारे क्रिकेटर्स भी जो थे वो भी इनकी ट्रेनिंग के में ही रहे। शादाब खान इज़ वन टू नेम। अब्दुल्ला, अर्लियर दिस ईयर जब ये कराची भी आए हुए थे, आपको पता है कि PSL के हवाले से बहुत सी और तकरीबात भी हो रही होती हैं, एक तो ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मेरी भी एक मौका मिला कि इनसे मुलाकात हो सके किसी के घर। और एक औरा किसी इंसान के इर्द गिर्द होता है, वो डेफिनेटली इनका था। ऑल क्रिकेट लवर्स हु आर इन लव विद द स्पोर्ट, हु आर फैंस ऑफ द स्पोर्ट, बड़े ऑ में आ जाते हैं जब इनसे मुलाकात हो जाए, बिकॉज आपको पता है ना, एक आपकी डिज़ायर होती है टू मीट सम ओल्ड क्रिकेटर्स एंड ही वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। ही विल बी मिस्ड in the world of cricket and definitely by all Pakistanis. और पाकिस्तान में आपको पता है इनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं। कल आप सोशल मीडिया, ट्विटर देखते, everybody was sharing their grief and condolences के messages थे और जाहिर है कि एक दुख की बात भी है क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने लगाव को प्रूव किया ओवर द इयर्स। That is so true. So rest in peace, डीन जोन्स। हमारे साथ मौजूद है समाजी कारकुन, गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी जनाब शहजाद रॉय, और साथ साथ हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में डॉक्टर तालिब लाशारी ने, जो कि हुकूमत सिंध के पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के तकनीकी मुशीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हेयर। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो आप ही से बात कर लें कि हमें वैसे नज़र आ गया है कि सिग्निफिकेंस इस दिन का, वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे क्या है, यही एक रिपोर्ट देख के, तो आप प्लीज़ हमें बताएं कि व्हाई इज़ दिस डे सो इम्पोर्टेंट। देखें, जैसा कि आपने शहजाद रॉय की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखी और साथ में जब ये सेंसस हुआ 2017 का, तो उसमें हमें पता चला कि पाकिस्तान की आबादी ख़तरनाक हद तक, यानी तकरीबन 60% पिछले 20 सालों में 60% बढ़ी है। और फिर हमें एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया कि अगले 30 सालों में पाकिस्तान की आबादी अगर आज 208 मिलियन है तो अगले 30 सालों में 416 मिलियन हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। और ये आबादी बाकी जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, हमारी लेवल ऑफ इकोनॉमी पे हैं, उनमें ये 60 सालों में बढ़ेगी इतने हद तक। लेकिन हमारी जो रफ्तार है, जैसे कि आपने शुरू में फरमाया कि 2.4% पर एनम है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी आबादी जो है अलार्मिंगली बढ़ती जा रही है। तो फिर तो हमारे यहाँ रिसोर्सेज की किल्लत भी पैदा होगी शहजाद। अब जाहिर है 30 साल में अगर हम डबल हो जाएंगे और हमारी ज़मीन भी वही है, हमारे रिसोर्सेज भी वही हैं, हमारा मुल्क भी उतना ही है, तो हम फिर किस तरह मैनेज करेंगे? ये बात समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए आवाम को समझाएं कैसे? अब ये जो साहब जिनसे आपने मुलाकात की थी या इन जैसे और लोग, इनको कैसे बताएं, इनको कैसे समझाएं? सवाल तो ये है अहम। थैंक यू सो मच। ये कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है ये, और
मैं सिर्फ इस वीडियो को जो आपने देखा है, जब भी लोग देखते हैं तो वो जैसे हुमा भी कह रही थी, हंसते हैं, बड़ी बहुत ही खतरनाक बात है, बट इसमें मुझे एक होप नजर आती है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो ये है कि जब इस इंसान से मेरी मुलाकात हुई थी और जब बातचीत हुई थी तो ये क्योंकि कह रहे थे कि अल्लाह ने दिए अल्लाह पालेगा, बट साथ साथ इन्होंने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ अपने बच्चों की तादाद को, और अगर मुझे पता होता, उन्होंने मुझे बाद में कहा भी कि पता होता तो मैं करता। तो ये जो नया कदम जो प्रोग्राम है जिसके अंदर ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ हैं, NCMNH है, IPAS है, शिरकतगाह है, GSM है, आहंग है, ये तमाम मिलकर पब्लिक हेल्थ के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो दे सकें, बिकॉज अवेलेबल ना होने की वजह से, गाइडेंस ना होने की वजह से ये लोग जो चाहते हैं ना, वो भी असल में जो पब्लिक हेल्थ यूनिट्स हैं वहाँ पर लोगों को ट्रेन करना, ये ट्रेन भी कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़े लेवल पर होगा। तो लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों की तादाद को मैनेज कर सकें, बट उनको पता नहीं है, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उन कॉन्ट्रासेप्टिव्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जो लोग मैंने देखा है कि ये कहते हैं कि जी फैमिली प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत कम लोग हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, जो मैंने रिसर्च वगैरह देखी कि लोग चाहते हैं पाकिस्तान में, इट्स जस्ट द अवेलेबिलिटी और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब ये तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर का काम है ना फिर ये तो काम। बिल्कुल ये चीजें, क्योंकि मैं और हुमा भी डिस्कस कर रहे थे, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप देयर वाज अ बम्बार्डमेंट ऑफ इश्तिहारात, सब सितारा, और ये सारी चीजें हमने बड़े होते हुए देखी हैं, लेकिन अब हमें इस तरह के इश्तिहारात, इस तरह के साइन बोर्ड्स, इस तरह की चीजें ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं नजर आती। जस्ट ऐड, ये पहले टैबू नहीं होता था, टीवी पे चीजें चल रही होती थी और अब टैबू बना दिया, ऑकवर्ड हो जाती है ये सारी सूरत हाल। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान में 50 और 60 की दहाई से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था फैमिली प्लानिंग का। उस वक्त ये किसी भी तरह से टैबू नहीं था, लेकिन स्लोली हमारी सोसाइटी कंजर्वेटिज्म की तरफ ज़्यादा बढ़ी। उसकी वजह कुछ मखसूस मफादात होते हैं, लेकिन 90s में फिर इसको दोबारा से उभारा गया जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से She actually led this campaign. She actually led this whole agenda और उन्होंने रिजोविनेट किया, इसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया। उन्होंने कायरो कॉन्फ्रेंस 94 में अटेंड की और उन्होंने ये स्लोगन दिया कि हर प्रेगनेंसी जो है वो वांटेड होनी चाहिए और औरतों की चॉइस होनी चाहिए कि उनके कितने बच्चे होने चाहिए और वो वक्फा जब चाहें तो वो वक्फा कर सकें। अब तो डॉक्टर साहब बड़े एडवांस तरीके आ गए होंगे, ओवर द काउंटर भी तरीके मिलते हैं। अगर आप किसी फार्मेसी, किसी जनरल स्टोर जिसे कहते हैं ना, वहाँ भी चले जाएं तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप अपनी आबादी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब आई एम श्योर दुनिया बड़ी प्रोग्रेस कर गई होगी। जी, दुनिया में अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अब तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है इसके लिए मशीन भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे वेंडर मशीन के थ्रू भी लोग जो है वो फैमिली टैबलेट्स हैं, फिर दवाइयाँ हैं। इसमें 17 किस्म के, इंटरनेशनली 17 किस्म के जो है वो मौजूद हैं मेथड्स। पाकिस्तान में हम तकरीबन 9 मेथड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिसमें कंडोम है, पिल है, इंजेक्शन है। अभी सिंध गवर्नमेंट ने सियाना प्रेस के नाम से एक नया इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि 3 महीने के लिए इफेक्टिव है और वो इंसुलिन की तरह औरत अपने घर में खुद भी लगा सकती है। और उसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये बड़े डरते हैं लोग इन चीज़ों के साइड इफेक्ट। हम तो पोलियो के कतरे नहीं अभी तक बच्चों को पिलाए जा रहे, तो क्या ये करेंगे? लेकिन एक और बात, अब हम स्टैट्स भी देख रहे हैं शहजाद, और कितने कहाँ तक हम अगले 20 साल में कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो लिहाजा जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जो हमारी यूथ है, पीपल हु आर जस्ट अबाउट टू गेट मैरिड, क्या वो अवेयर है कि देयर आर वेज टू कंट्रोल, वक्फा देना, कंट्रोल करना, और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी बात कि एक औरत की ख्वाहिश और रजामंदी का होना कितना ज़रूरी है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन दे हैव? जी, ये जैसे मैं भी जो पाथ फाइंडर जिनका ये नया कदम और जो सबने मिलकर किया, उनसे मैं यही पूछ रहा था कि ये इतना इम्पोर्टेंट बात है कि कॉन्सेप्शन डे पर सिर्फ ये बात नहीं होती कि आबादी मैनेज, इट्स अबाउट पॉवर्टी, इट्स अबाउट राइट्स, इट्स अबाउट बच्चों के राइट्स, लड़कियों के राइट्स, लड़कों के राइट्स, इन तमाम चीज़ों पर बात होती है। और आपने जैसे कहा कि यूथ को हम कैसे पहुँचे, तो देखें ना, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि एक तो पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं ये सिर्फ कोई चीज़ नहीं होती या इंजेक्शन नहीं होता, और बहुत सारी चीज़, इसके अलावा वैसे भी बहुत सारे और तरीके हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि जी मैं फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने कहा आपकी शादी को कितने साल हो गए? उन्होंने कहा 30 साल। तो मैंने कहा आप भी कोई फैमिली प्लानिंग ही कर रहे हैं ना, वरना 20 बच्चे होते हैं आपके।
तो फैमिली प्लानिंग का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो आपको मिल सकती हैं। तो जिस मुल्क के अंदर आप सेक्सुअल अब्यूज जहां बच्चे होते हो, दुनिया में ही होते हैं, बट वहां पर प्रिकॉशन लिए जाते हैं। तो जो जिंदगी ट्रस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब हम LSB लगाने की पूरे पाकिस्तान में बात करते हैं, लोग एट टाइम्स परेशान हो जाते हैं कि नहीं आप बच्चों को ये ना बताएं गुड टच बैड टच क्या होता है, बट सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हैं वो ठीक है। इसी तरीके से आबादी बढ़े जा रही है, बट कुछ वर्ड्स यहाँ पर मैं भी यूज नहीं कर सकता कि कॉन्सेप्ट हैं कौन कौन से कैसे होते हैं। हम इंजेक्शन वगैरह की तो बात करते हैं बट बाकी नहीं कर पाते। तो ये जो मसला है ना, जो बात करना, तो यूथ को हम बताएंगे कैसे? लेकिन हमारी यूथ बहुत वेल अवेयर है। एटलीस्ट आप ये करें, कुछ नंबर्स भी अवेलेबल हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा पाथफाइंडर और उनकी तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्टर साहब जो स्टेट को सबसे ज्यादा जो पावरफुल होती है, कि आप लोग ऐसे कोई हेल्पलाइन जरूर अगर है तो उसको और इफेक्टिव बनाएं, जहां पर यंग बच्चे बच्चियां, गांव से औरतें एक अपने फोन से फोन करके जरा गाइडेंस तो ले लें। फिर मर्द का और फैमिली का प्रेशर बहुत होता है, इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए? ये जो सोसाइटी का प्रेशर है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकता है फिर भी इसको मैनेज करना की समझ हो, बट जो ऊपर से प्रेशर आता है माँ बाप का, फैमिली का, बाकी लोगों का, उसकी वजह से फिर ये रुका ही नहीं जाता। तो आई थिंक मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जिनको मैनेज करना जरूरी है ना। ह्यूज कैंपेन, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कैंपेन होनी चाहिए इस मुल्क में पॉपुलेशन, बिकॉज ये फाइनेंसेस, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारी पॉवर्टी, हम हर चीज इससे लेंगे। आज जो कराची का हाल हुआ है बारिश के बाद, पेंडेमिक के बाद, प्रेशर की कि अगर किसी के बच्चा नहीं है तो प्रेशर, अगर किसी का एक है तो प्रेशर, दो हो गए तो तीसरे के लिए प्रेशर। तो ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। और अगर लड़की हो रही हो तो लड़के का प्रेशर, बिल्कुल, मतलब ये भी होता है। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट ये नया कदम की अगर हमने बात की है, डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो ये किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनका इंटरेस्ट है कि ऑब्वियसली पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ बात हो रही है कि ये औरतों के राइट्स की बात है, ये औरतों की जो एम्पावरमेंट है कि वो डिसीजन अपना करें अपनी बेहतरी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में 14,000 से ज़्यादा औरतें दौरान हमल मर जाती हैं क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी या तो टाइमली नहीं होती, या तो बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है, या 18 साल से कम उम्र की वो प्रेगनेंसी होती है, या 35 साल से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होती है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं और उसमें सहूलियात की कमी का भी मसला आ जाता है, और फिर ये उससे गुर्बत बढ़ जाती है। औरतों के राइट्स की ये जो है इसके साथ ये लिंक्ड है। तो इसमें सिंध गवर्नमेंट ने पिछले 2015 से इंटरनेशनल कमिटमेंट की हुई थी पाकिस्तान ने, उसके तहत सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनिशिएटिव्स शुरू कर दिए, जिसको कॉस्टेड इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी कहते हैं। वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। उससे हमने पिछले 5 सालों में कंट्रासेप्टिव्स के यूज़ को डबल कर सके हैं कम से कम सिंध में। और उसके अंदर ये नया कदम का प्रोग्राम जो है पाथफाइंडर के थ्रू, और उसमें ये NCMNH है, उसमें IPAS है, ये भी उसमें शामिल है, काफ़ी शिरकतगाह है। तो ये और बाकी बहुत से पार्टनर्स हैं, तकरीबन 28 पार्टनर्स हैं जिनके साथ सिंध गवर्नमेंट मिल के ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। सब मिल के तो कर रहे हैं, लेकिन होपफुली रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिले। और रिजल्ट्स तभी देख सकते हैं हम, शहजाद रॉय साहब, जब हम मास मीडिया पे इसकी बात करेंगे। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक ज़माना था जब PTV पे इस तरह के ड्रामे प्रोड्यूस होते थे जिसमें आबादी को कंट्रोल करने के जैसे मौज़ूआत पर बात की जाती थी, एंटी नारकोटिक्स जैसे मौज़ूआत पर बात की जाती थी। अब हम क्यों इतने रिग्रेसिव हो गए हैं? मुझे आपने ड्रामे का जिक्र किया तो मुझे निजात अतीक ऑटो का ड्रामा होता था, फिर इस तरह अनुमान इजाज़ भी थे शायद उसमें। लेकिन अब हमें लगता है कि अब हम ऐसे मैसेजेस नहीं दे सकते ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। देते हैं तो एक नया बवाल खड़ा हो जाता है सोशल मीडिया। एंड राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट ट्रेंड। जी वो हम अपनी आगे हम जितना भी काम कर रहे हैं फिल्म में, म्यूजिक में, वी आर ट्राइंग। पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बट लेकिन असल में यहाँ पर जो छोटा सा प्रेशर ग्रुप होता है ना, वो मेजॉरिटी को पुश बैक करता है। तो ये कैंपेन अगर हमने आज नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर जो मसले मसाइल हैं वो कोई कम होने लगे हैं। बिकॉज आबादी जब तक आप नहीं मैनेज करेंगे, जब तक, तो किसी, चाहे वो एजुकेशन हो, खासतौर पे पेंडेमिक के अंदर जिसके घर में 8 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, इवन अगर वो अच्छा मिडिल क्लास का भी बंदा है, उसके लिए उनको मैनेज करना। अब तो स्कूल, घर के अंदर अगर क्लासेस हो रही हैं, 8 बच्चों को कहाँ बैठाएंगे, क्या करेंगे? ये बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही मैडनेस है। पॉपुलेशन इस वक्त सबसे बड़ा, वो जो कहते हैं ना बॉम्ब है जो फट चुका हुआ है।
अब हम सिर्फ फायर फाइटिंग करके इसको बचा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे दुख ही होता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स में से, हमारे पॉलिटिशियंस में से, बट अनफॉर्चुनेटली कभी भी किसी की उस तरह से प्रायोरिटी, स्टेट की प्रायोरिटी नहीं रही। जैसे कराची पर आज एक कमेटी बनी है नेशनल, और इसकी बहुत अच्छा स्टेप लिया है। पॉपुलेशन पर मुझे याद है मैंने सुप्रीम कोर्ट में परफॉर्म किया था, चीफ जस्टिस भी थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी थे, और दोनों ने बहुत वो चाह रहे थे कि ये इसको रिजॉल्व किया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इतने वेरिएबल्स होते हैं कि हमारी प्रायोरिटी खत्म हो जाती है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तमाम इश्यूज सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं। असल में अगर हमने रियल इशू जो पॉपुलेशन है इसको नहीं अगर एड्रेस किया तो इन तमाम इश्यूज को हम कभी भी एड्रेस नहीं कर पाएंगे। शहजाद, आई विश वी हैड द टाइम कि हम कुछ और भी पॉइंट आउट करें। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि इस वक्त इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया 2018 में, उसके बाद उसको रिकमेंडेशंस बनी और रिकमेंडेशंस में मैं भी शामिल था बनाने में, और वो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को भेजी और उस रिकमेंडेशंस को सूबों को कहा गया कि आप इम्प्लीमेंट करें। तो एक नेशनल टास्क फोर्स है प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट उसको चेयर करते हैं। हर सूबे में वज़राए आला की सदारत में टास्क फोर्स बनी हुई है। सिंध में टास्क फोर्स जो है वो सीएम साहब करते हैं चेयर, और मिनिस्टर साहिबा उसकी वाइस चेयर हैं, और साथ में वर्किंग ग्रुप है बना हुआ, और उसमें सारे पार्टनर्स हैं, 100 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, और उसमें हम हर तीसरे महीने इसको रिव्यू करते हैं कि पॉपुलेशन में बैलेंस के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, क्या करने चाहिए। आई गेस अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है डॉक्टर। जितना भी करें वो कम है, बिल्कुल जितना भी करें कम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तालिब लाशारी हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद रॉय, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप भी सोचें इस बारे में, प्लीज़ इस बात को मायूब न बनाएं अपने दरमियान। अगर दो भाई हैं, बाप बेटा हैं, माँ बेटी हैं, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, चचा भतीजा हैं, किसी की शादी हो रही है, कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, प्लीज उन्हें गाइड करें। और नए जो मियाँ बीवी कपल्स हैं, जोड़े हैं, वो तो आपस में जरूर बात करें, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि जी हम क्यों नहीं बात कर सकते। दिस शुड बी अ प्रायोरिटी। सबसे पहले मेरा ख्याल है यही बात करें। हम अब आपको कुछ दिनों से एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है, उसको अपना लें। तो लिहाजा कल परसों हम आपको जिम भी लेके गए थे और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसकी क्या न्यू नॉर्मल की ज़रूरत को भी मैं ज़रा रीइटरेट करना चाहता हूँ, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों में ऑलमोस्ट 34,000 टेस्ट किए गए हैं एंड 798 पॉजिटिव केसेस आए हैं। दिस नंबर इज अलार्मिंगली ये कोविड की हम बता रहे हैं आपको, जो पॉजिटिव केसेस कोरोना के आए हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है। ये नंबर आहिस्ता आहिस्ता पहले बिल्कुल नीचे आ गया था अगस्त के महीने में, अब हमें ऊपर जाता हुआ थोड़ा सा नजर आ रहा है। एनीवे, कोविड इज़ व्हाट पुश द न्यू नॉर्मल, जिसके लिए सारी नई चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट की जा रही हैं। तो आपको बताएं कि कोरोना के बाद ज़िंदगी के बहुत से शोबे ऑब्वियसली जिस तरह हम बता रहे हैं कि न्यू नॉर्मल में ढल गए हैं, और इसी न्यू नॉर्मल का एक हिस्सा टेली मेडिसिन या ऑनलाइन मेडिसिन भी है। और कोरोना की वबा के दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने बराह रास्त डॉक्टर के पास या अस्पताल जाने से गुरेज किया। आई वॉज वन ऑफ देम। और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन या टेली मेडिसिन के ज़रिए ही सेहत की सहूलतें जो है वो हासिल करते रहे, एंड इट वर्कड। आई टेल यू, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इट एक्चुअली वर्क्स। जब आपको कोविड हुआ था तो टेलीमेडिसिन चल रहा था। मदर वाज इन आईसीयू फॉर 2 days, लेकिन जाहिर है जल्दी छुट्टी दे दी थी बिकॉज कोरोना का खतरा भी था। तो उसके बाद उनकी सारी कंसल्टेशन छोटे-छोटे व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स होती रही है। पाकिस्तान में सेहत कहानी जैसी ऐप अब न्यू नॉर्मल बन चुकी है और लोग ऑनलाइन मशवरों पर इन्हिसार कर रहे हैं, घर बैठे तिब्बी रहनुमाई ले रहे हैं। अब ये ऐप किस तरह काम करती है, जाहिर है अभी तो कोविड ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर कोविड ना भी हो उसके बावजूद भी बहुत से लोगों के पास सहूलत नहीं होती, कोई टाइम ऐसा होता है, कन्वेंस नहीं होती कि आप उस वक्त डॉक्टर के पास पहुंच सकें। तो सेहत कहानी की बानी डॉक्टर सारा सईद खुरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, कोविड ने तो हम सबको ऑनलाइन क्लासों पर भी लगा दिया, ऑनलाइन कंसल्टेंसी पर भी लगा दिया, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने जो अपनी फैमिली में एक्सपीरियंस किया, हम तो व्हाट्सएप कॉल करते थे और वो कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि डॉक्टर के पास मुश्किल से 30 सेकंड होते थे, क्योंकि बड़े अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स होते हैं और बड़ी ऑनलाइन फिर ईमेल के ज़रिए पैसे भेज के कंफर्मेशन है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाए। तो आपकी ऐप किस तरह काम करती है?
देखिए कोविड ने हमें सिर्फ एक चीज़ सिखाई है, जैसे आपने कहा कि एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी एज इम्पोर्टेंट हो सकती है एज अ फिजिकल प्रेजेंस, और ये हमने एजुकेशन में देखा और हेल्थ केयर में देखा। अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि क्योंकि पाकिस्तान बेस्ट प्रिपेयर्ड नहीं था टू इंट्रोड्यूस टेलीमेडिसिन प्रैक्टिसेस इनटू द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स आ गए जो रिलायबल नहीं थे। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप या जूम पे कंसल्टेशंस करने से आपकी डेटा प्राइवेसी नहीं होती, क्योंकि एक पार्ट होता है कंसल्टेशन का डॉक्टर को देखना है, एक दूसरा पार्ट होता है आपकी हेल्थ हिस्ट्री एंड प्रिस्क्रिप्शन। ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती हैं एक अच्छा टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। तो सेहत कहानी की एप्लीकेशन जो है वो दो तरीके से काम करती है। अगर आप इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं, आप घर बैठे हैं, आपको कंसल्टेशन करनी है, तो आप ऐप डाउनलोड करें। आपके पास एक लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स आ जाएगी जो उस वक्त कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं, और 60 सेकंड्स के अंदर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। वक्त रात के 3 बजे भी हो सकता है, वो 24/7 हो सकता है। अगर किसी वजह से आपकी कॉल नहीं लग पाती, वी हैव अ 24/7 कॉल सेंटर विद नर्सेज अवेलेबल जो आपकी इमीडिएटली हेल्प करेंगी और आपको सही डॉक्टर पे ऐप पे राउट करेंगी, या फिर आपको नियरेस्ट टर्शियरी केयर फैसिलिटी पे रेफर करेंगी। अच्छा, आई एम वेरी ग्लैड कि आपने ये मेंशन किया है, क्योंकि जब आपने एक डॉक्टर से मिलना, अपॉइंटमेंट लेनी हो, जब डॉक्टर का सोच आता है ना, तो उसी वक्त की कोई इलनेस होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जो कि यू वांट टू डू इट राइट अवे, मतलब आप इंतज़ार नहीं फिर करना चाहते कि 2-3 दिन के बाद की हो। इस पूरे दौरानिए में, और इवन दो आपने बड़ा स्टडी करके सेहत कहानी स्टार्ट किया होगा, लेकिन वो एक टेस्ट केस ही बन गया कोविड के दिनों में कि हाउ वेल इट इज़ गोइंग टू वर्क इवन फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम वेरी क्यूरियस टू फाइंड आउट कि कौन से ऐसे शोबे थे इन मेडिसिन जिस पे लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया। आपने बताया कि एक पूरी एक लिस्ट है जिसमें मेंटल हेल्थ को भी देखा जाता है। डिड यू फील इन योर एक्सपीरियंस कि लोग ज़रा ज़्यादा रिलैक्स थे कुछ इश्यूज़ के बारे में बात करने पे? एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक मैं इससे पहले सुन रही थी कि फैमिली प्लानिंग पे बड़ी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ लॉट ऑफ वुमेन जो कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आती हैं, एंड दे टेक एडवाइस ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होता है, जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ भी होता है, जिसमें बहुत सारी अर्ली प्रेगनेंसी की सेक्सुअल अब्यूज भी होता है, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जो कि वो किसी और से डिस्कस नहीं कर सकती, बट बिकॉज दे कम ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज सिक्योर एंड देयर इज अ फीमेल डॉक्टर सिटिंग ऑन द अदर साइड, जहाँ पे उनकी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रही है, उनके फ़ोन से हो रही है, तो दे फील मोर कंफर्टेबल। हमारे पास 1 महीने पहले एक पेशेंट था जिसने हमें कॉल किया और एक जीपी ने उसका कॉल उठाया। ही ट्राइड अ जीपी एंड विद इन 5 questions द जीपी अंडरस्टूड दैट ही वाज अ सुसाइडल पेशेंट। Within 1 hour, that patient was referred to a psychiatrist on our application, and our call center kept questioning and kept following up with that patient. He's still alive, he's still getting consultations from a psychiatrist. But this shows you that between life and death at that time, there was an app, 2 doctors and a call center. And that is exactly the value that telemedicine can bring you. It is cost effective. हमारी ऐप के जो रेट्स हैं वो एक फिजिकल डॉक्टर से ये तो ऑलरेडी जो लोग इस ये थोड़ा सा रेट्स पूछ लें हम, ताकि वो लोग जो सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के पास जिन्होंने ऐप इस्तेमाल करनी होती है उनके पास क्रेडिट कार्ड की सहूलत नहीं होती है, तो व्हाट आर द मेथड्स दैट दे कैन यूज? देखिए 2 मेथड से आप पे कर सकते हैं। यू कैन पे एज यू गो, यानी कि आप पेमेंट आप कंसल्टेशन से पहले पेमेंट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो सब्सक्रिप्शन मेथड है, यानी कि आप पूरे महीने की, पूरे आधे साल की या साल की हमसे सब्सक्रिप्शन ले लें एंड देन यू आर फ्री, and it is extremely subsidized. Unlimited GP consultations is 1499 PKR on the application. 1400 रुपए में you can get unlimited GP consultation. और जब आप फिजिक जाते हैं तो डॉक्टर से पूछें। अच्छा, टाइम कम है, डॉक्टर सारा आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि आपका न्यू नॉर्मल रेजोल्यूशन क्या है? मतलब अडॉप्ट तो कर लिया, मुश्किलात भी पड़ी, रेजिस्टेंस भी हुआ, जो भी लोगों का है, लेकिन अब तो वी आर इन इट, तो क्या आप क्या सोच और कितना चेंज आया ऑनलाइन, कितनी बड़ी ऑनलाइन कंसल्टेंसी विद दिस न्यू नॉर्मल थिंग? देखिए वी हैड अराउंड, अगर हमारी 50-60 कंसल्टेशंस अ डे होती थी ऐप पे, तो वो 500-600 होती हैं, सो दैट शोज अ 500%। दैट्स अ न्यू नॉर्मल देन। बट आई थिंक मेरे लिए न्यू नॉर्मल ये है कि मेरे हाथ में एक फ़ोन है और मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं किसी गांव में रहती हूँ, चाहे मैं शहर में रहती हूँ, चाहे मैं किसी कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, मेरा डॉक्टर मेरे फ़ोन में अवेलेबल होना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स द न्यू नॉर्मल, 24/7 रिलायबल क्वालिफाइड हेल्थ केयर हेल्थ फॉर एवरीवन इन पाकिस्तान। और वही डॉक्टर आप रिपीट भी कर सकते हो कि एक डॉक्टर से आपकी रैपो बन जाती है, तो फिर आप चाहते हैं कि उसी डॉक्टर को आप उसे अपनी फेवरेट डॉक्टर लिस्ट में डाल दें और आप बार बार उन्हीं से कंसल्टेशन लें। वंडरफुल हो गया ये तो, फेवरेट डॉक्टर लिस्ट का तो हमें पता ही नहीं था। सेहत कहानी अभी डाउनलोड करें, अभी मैंने इसका इंटरफेस देखा, इट इज़ वेरी यूजर फ्रेंडली।
फ्रेंडली और ज़बरदस्त ऐप है। और ख़ासतौर पे मतलब उसी वक्त अगर आपको डॉक्टर मिल रहा है तो इससे बेहतर क्या है। एंड दिस इज़ आवर न्यू नॉर्मल, तो लिहाजा इसको अडॉप्ट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा। टॉप स्टोरीज, कचरे के ढेर, बीमारी की नर्सरियाँ बन रहे हैं, सफाई सुथराई में मशहूर लाहौर में कचरे के ढेर जहाँ बजा दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट अब तक छठा MD बुज़दार साहब ने बदला है ऑफ लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। इन 2 years 6th MD हैज़ बीन चेंज। तो नेचुरली मैं देख ही लें कि क्या होगा इसमें। अफसोस की बात यह है कि ये तो हम आपको खबर बता रहे हैं, लेकिन मैं खुद भी अभी रिसेंटली लाहौर होके आई हूँ, तो आई हैव ऑल्सो सीन दिस विद माय फरवा ने रिपोर्ट बनाई है, वो देखिए फिर बात करते हैं इस पर। लाहौर में कई रोज से जाबजा कचरे के ढेर, बदबू और ताफुन। LWMC रोजाना 6000 टन कचरा उठाती है, जबकि बैनुल-अक़वामी कंट्रैक्टर कंपनी के अदम ताउन के बायस सिर्फ 4500 टन कचरा उठाया जा रहा है। शुमाली लाहौर में सूरत हाल बदतर है। LWMC ज़राए के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी की गाड़ियां पुरानी और ख़राब हैं, वो ठीक कराने को भी तैयार नहीं। कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर सिर्फ 3% जुर्माना किया जाता है। सफाई ऑपरेशन बहाल नहीं हो रहा। 2 से 5 माह के वक्फे पर 3 MDs फारिग किए जा चुके हैं। चेयरमैन की सीट भी खाली पड़ी है। LWMC ज़राए का कहना है कि इंतजामिया के पास इख्तियारात हैं ना वसाइल। इदारे का बोर्ड भी तखीर से फैसले करता है, जिसके बायस लाहौर कराची बनता जा रहा है। LWMC ने सफाई कंपनी को किराए पर गाड़ियां लेने की हदायत की हैं, लेकिन सफाई कंपनी लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। इस तमाम सूरत हाल में LWMC बेबसी की तस्वीर बन गई है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान के लिए कैमरामैन सफदर अली और हनान यूनिस के साथ मैं फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। अच्छा, बाय द वे ये जो लाइन है ना, exactly, बड़ा दिल पे जाके लगी है। सिटिंग इन लिविंग इन कराची, और हमारे प्यारे लाहौर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो कराची के साथ भी यही नहीं होना चाहिए कि कराची एक एग्जांपल बन जाए कि लाहौर कराची बनता जा रहा है। तो मुझे दुख हुआ बिकॉज़ हम रहते तो कराची में है ना, तो कराची में भी कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो भी दुखी हैं लाहौर में जहाँ बजा कचरा और गंदगी देखकर या नहीं? ये हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल्ला, बिल्कुल मैं भी दुखी हूँ। मेरे साथ लाहौर का हर शहरी, हर लाहौरी सब दुखी है ये हाल देख के कि ये क्या लाहौर का हशर हो गया, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो भी हमारे आवाम के पैसों से, उसकी टैक्स मनी से जो पैसे लिए जा रहे हैं, वो अरबों रुपए खर्च करने के बाद फिर आज इस अच्छी हुकूमत में, इस दौर में, इमरान खान साहब के इस दौर में ये सूरत हाल हो जाए। ये देखें, मैं आपके जो मेरा मतलब तकलीफ़ होती है लाहौर को देख के, जब ये कंपनी बनी 2011 में, उसमें जब बनाया गया, ये सोचा गया कि ये कंपनी एक कॉरपोरेट तर्ज पे कारपोरेट तर्ज पर कचरा उठाया जाएगा, तो चले ये उनकी सोच थी। लेकिन उस वक्त उन्होंने अच्छे खासे पैसे खर्च करके कंपनी को किसी ये ऐसे बना दिया कि कराची से, KPK से, दूसरे जगहों से लोग आते थे देखने के लिए कि लाहौर में बड़ी सफाई है, देखा जा रहा है, देखें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इस पे जो आपको बड़े हैरानकुन बात है, ये तो MD तब्दील करने की बात की ना आपने, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक वो ये है कि 100 अरब रुपए 7 सालों में, 7 ईयर्स में 100 अरब से ज़ायद की रकम अब तक खर्च हो चुकी है। और 53 अरब रुपए के जो कर्जे हैं पंजाब गवर्नमेंट के इस कंपनी पर, और एसेट ज़ीरो, कोई एसेट बने इस दौरान कुछ भी नहीं बना। अच्छा मतलब आप ये तो बात आपने बिल्कुल नसीम साहब, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसकी वजह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजिमीन को तनख्वाहें ना मिलना, ये वजह इतलात तो यही आ रही है कि उनको तनख्वाहें नहीं मिली तो वो काम क्यों करेंगे? नहीं, अभी ये सूरत हाल अब पैदा होगी, चूँकि अभी इन्होंने MD को अभी चेंज किया है। ये जो अभी साहब थे MD, मतलब अब ये मुज़दार गवर्नमेंट में, इसमें आपने अभी जो बात की थी मैं आपको बता दूं, 6 MD अब तक तब्दील हो चुके हैं इसमें। और जो बाद में जो MD लगाए भी गए, जो 5 MD, एक MD इनका अपना ही था, फ़रूक़ भट्ट साहब, वो एक्टिंग चार्ज पे लगे। फिर उसके बाद फिर आए क्या नाम उनका, खालिद नज़ीर भट्टू साहब आए, वो कोई 3-4 माह 5 माह रहे। फिर उसके बाद आए जनाब अजमल भट्टी साहब, वो 3 माह रहे। फिर उसके बाद आए राव इम्तियाज़ साहब, वो 6 माह रहे। तो फिर उसके बाद आए राव असलम साहब,
वो कोई 2-1 मारे, और अभी शाहजेब, डॉक्टर शाहजेब आए थे बड़े दबंग अंदाज में। जैसे ये कितने मार रहते हैं, होपफुली ये रहें और ये मसला हल कर सकें। नहीं, ये इनको फारिग कर दिया है कल बुज़दार, ये एक बुज़दार गवर्नमेंट ने वज़ीर आला हाउस थे, इनको फारिग कर दिया है। इनको फारिग करके अभी 2 माह हुए थे। ये नंबर और भी ज्यादा जा सकता है। नसीम कुरैशी साहब, सो सॉरी, टाइम नहीं है हमारे पास, वरना हम मजीद ये स्टोरी सारी सुनते। लंबी लिस्ट है आपके पास। आपके पास तो बहुत लंबी लिस्ट है और लगता है लिस्ट यहाँ रुकी भी नहीं है। नसीम कुरैशी साहब हमसे बात कर रहे थे, तो कहने का मतलब ये है, वी जस्ट वांटेड टू पॉइंट आउट कि प्लीज जो चीजें काम कर रही थी उनको तो काम करने दिया जाता। वी आर गोइंग टू सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। हैव अ ग्रेट वीकेंड। अपना ख्याल रखें, मास्क पहने।